नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। मित्रों, यह क्वेश्चंस जो हैं वह सभी प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रकार के छात्रों से मेरा मतलब है जिन छात्रों की सॉइल मैकेनिक्स की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, वह छात्र इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। जिन छात्रों की तैयारी अभी कुछ बाकी हो चुकी है, वह छात्र भी इन क्वेश्चंस को पढ़ के पुरानी तैयारी का आकलन कर सकते हैं तथा नई तैयारी में क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जिन छात्रों की तैयारी नहीं हो पाई है अभी तक या अभी शुरू ही नहीं की है, वह छात्र अब पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी पुस्तक पढ़ना अब पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर वह छात्र भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, आपको पढ़ के बताता हूं। और आप जो है इन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर आप इनको एक एक क्वेश्चंस को बहुत विस्तार से पढ़िएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में जब हल करने जाएंगे तो सहूलियत होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मृदा की परिभाषा दीजिए। मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है? अपक्षय के भौतिकीय और रासायनिक माध्यमों तथा मृदा निर्माण में उनकी भूमिका की विवेचना करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में मृदा यांत्रिकी के अध्ययन के महत्व व उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। मित्रों, पहले चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन में आपके सब कुछ एक ही क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया है, पूछने का प्रयास किया है। मृदा की परिभाषा दीजिए, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ तक भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपक्षय के भौतिकीय और रासायनिक माध्यमों तथा मृदा निर्माण में उनकी भूमिका की विवेचना करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में मृदा यांत्रिकी के अध्ययन के महत्व व उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो अगर यह पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो विस्तार से कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा आता है तो और बड़ा आता है तो दोनों को आप कर पाएंगे। तो पहले चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जलांश ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। वाटर कंटेंट निकालने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। जलांश ज्ञात करने की मानक विधि कौन सी है उसका वर्णन कीजिए। मृदा प्रवस्था सॉइल फेज से आप क्या समझते हैं? प्रवस्था का चित्र के अध्ययन से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं? ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, मृदा ठोसों के विशिष्ट गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? प्रयोगशाला में पिक्नोमीटर विधि से विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने की विधि लिखिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है एक मृदा प्रतिदर्श का एल्युमिनियम की कटोरी सहित भार 25 ग्राम है। कटोरी का स्वयं का भार 16 ग्राम है। मृदा प्रतिदर्श को 24 घंटे तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्ठी में सुखाने पर कटोरी सहित भार 23 ग्राम पाया गया। मृदा का जलांश ज्ञात कीजिए, वाटर कंटेंट ज्ञात कीजिए। मित्रों, मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं। आप ये न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में आपके 1-2 न्यूमेरिकल आए। अगर 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं और आप यह न्यूमेरिकल करके जाते हैं तो हो सकता है यह न्यूमेरिकल ना आए, बट डाटा चेंज होकर यही ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मृदा प्रतिदर्श का जलांश 35% तथा मृदा ठोसों सॉइल सॉलिड्स का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। प्रतिदर्श का स्थल घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो क्या क्या निकालना है आपको? रिक्तता अनुपात निकालना है, सांद्रता निकालनी है, संतृप्ति अंश निकालना है। इनकी आपकी गणना करनी है, मतलब वाइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के प्रवस्था आरेख की सहायता से मृदा के रिक्तता अनुपात, विशिष्ट घनत्व, मृदा जलांश, संतृप्ता अंश के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। आपको रिलेशन स्थापित करना है किसमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी में, वाटर कंटेंट में और डिग्री ऑफ सेचुरेशन में, वाइड रेशियो में। ठीक है, इनमें आपको संबंध स्थापित करना है या रिलेशन बनाना है। ठीक है, और किसकी सहायता से? मृदा के प्रवस्था आरेख की सहायता से, या आप ये कह सकते हैं फेज डायग्राम की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका
तटबंध बनाने के लिए बोरोपिट से इतना घन मीटर मिट्टी खोदी गई। इस मिट्टी का रिक्तता अनुपात 120% पाया गया। तटबंध का निर्माण 70% रिक्तता अनुपात पर करना है। बताइए कि मिट्टी में कितने घन मीटर तटबंध का निर्माण किया जा सकता है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने इस क्वेश्चन को जरूर कराया होगा। अगर नहीं कराया है तो आप किसी भी साधन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिट्टी के भराव के लिए गए आंशिक रूप से संतृप्त मृदा का प्रतिशत जलांश 20%, स्थूल एकांक 2 ग्राम, मृदा में ठोसों और पानी के विशिष्ट गुरुत्व 2.7 और 1 मानते हुए रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की गणना करनी है। मित्रों कुछ फार्मूले दिए हैं मैंने, इनको आपको प्रूफ करना है या इनमें रिलेशन आपको समझाना है, रिलेशंस बताने हैं। तो आपका है वाई बराबर जी गामा डब्लू 1 + W / 1 + E, बी अब है गामा सेचुरेशन बराबर G + E 1 + E / 1 + E गामा W। SR इक्वल टू 100% के लिए SE इक्वल टू WG होता है, जिसमें S1 हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका WG हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कण परिमाप विश्लेषण ग्रेन साइज एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, तो कण परिमाप क्या है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एनालिसिस क्या है, इसका बताना है आपको। फिर कण परिमाप वितरण वक्र क्या है, ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये क्या होता है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीव एनालिसिस की विधियां कौन कौन सी हैं उनको बताना है। उसके बाद जो फाइनल पार्टिकल होते हैं उनके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस की क्या आवश्यकता क्यों पड़ती है, और यह आप लोग जानते होंगे स्टोक के नियम पर यह वर्क करता है, तो स्टोक के नियम की लिमिटेशन क्या है और स्टोक का नियम क्या है। अवसादन विश्लेषण से पहले किए जाने वाले जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा उसमें प्री ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या आवश्यकता होती है और उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव सीमा ज्ञात करने की एक बिंदु 1 पॉइंट मेथड व स्थैतिक संकुवेदन विधि में प्रयोग किए जाने वाले सूत्रों को लिखिए तथा सूत्रों को विभिन्न संकेतों को बताइए। ठीक है, मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाल दिए। एक अच्छी वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मृदा वर्गीकरण के विभिन्न आधार बताइए। आपको सॉइल क्लासिफिकेशन का विभिन्न जो है वो बेस बताना है, कौन से बेसिस पे हम जो है उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैसा ग्रांडे के सुघटता चार्ट बनाइए और विभिन्न भागों में पड़ने वाली मृदाओं के विषय में बताइए। ठीक है, मृदा वर्गीकरण की त्रिकोणीय ट्रेंगुलर और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन प्रणाली का वर्णन कीजिए। पारगम्यता को परिभाषित कीजिए, परमेबिलिटी को आप डिफाइन कीजिए तथा रेत एवं मृत्तिका के पारगम्यता गुणांक का पारगम्यता ज्ञात करने के लिए स्थलीय विधियों फील्ड मेथड कौन कौन सी हैं, और पारगम्यता ज्ञात करने की पंपिंग आउट मेथड विधि का पंपिंग आउट जो मेथड है उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रयोगशाला में पारगम्यता ज्ञात करने के लिए वेरिएबल हेड मेथड का वर्णन कीजिए, यह किस प्रकार की मृदा के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में बताना है। इसमें मित्रों 2 टाइप के आपके मेथड आपने पढ़े ही होंगे, है ना, परमेबिलिटी वो कांस्टेंट हेड मेथड है और वेरिएबल हेड मेथड है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप पढ़िएगा। कुछ मैं मित्रों न्यूमेरिकल हैं इनमें, उसका भी मैंने एक वर्णन किया हुआ है, आपको बताया हुआ है, तो वो देखते हैं। प्रयोगशाला में एक मृदा प्रतिदर्श का पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने के लिए परिवर्ती शीर्ष पारगम्यता मापी काम में लाया गया है। प्रतिदर्श का व्यास 10 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, नलिका का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसमें 3 मिनट पानी का तल 45 सेंटीमीटर से घटकर 30 रह जाता है। पारगम्यता गुणांक का मान सेंटीमीटर सेकंड व मीटर पर डे में निकालिए। इसमें परिवर्ती शीर्ष है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल हेड है ना, तो उससे आप निकाल सकते हैं। एक स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण एक 10 सेंटीमीटर व्यास तथा 12.5 सेंटीमीटर लंबे नमूने पर 20 सेंटीमीटर शीर्ष पर किया गया है। 10 मिनट में 200 सीसी जल संचयित हुआ है। पारगम्यता गुणांक निकालिए। ये आपका कांस्टेंट हेड का भी मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर आप जो देखिए वेरिएबल का है और ये आपका कांस्टेंट हेड का न्यूमेरिकल है, दोनों आप इसको करके जाइएगा।
पारगम्यता को, परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक जो तत्व है, जो कारक है, उसका प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए, क्यों क्यों वो आपका प्रभाव डालता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पैक्शन से। तो संघनन में जल की भूमिका या कॉम्पैक्शन में रोल ऑफ वाटर को बताइए। और OMC क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से आपका क्या तात्पर्य है, और फील्ड कॉम्पैक्शन में इसका क्या आपका महत्व है। क्षेत्र संघनन का मतलब फील्ड कॉम्पैक्शन। किसी मृदा का अनुकूलतम जलांश तथा अधिकतम शुष्क घनत्व परिभाषित कीजिए तथा कारण दीजिए कि दो प्राचाल पैरामीटर्स भू तकनीकी इंजीनियरिंग में क्यों महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ठीक है, कि पैरामीटर्स जो हैं यह महत्वपूर्ण क्यों समझे जाते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट किन किन परिस्थितियों में पाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इस परीक्षण की मानक प्रॉक्टर से परीक्षण से तुलना करते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। मृदा का संहनन एवं अनुकूलतम जलांश ज्ञात करने का स्टैंडर्ड प्रॉक्टर परीक्षण विधि का वर्णन कीजिए। स्थल पर कॉम्पैक्शन कंट्रोल इन फील्ड, है ना, कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, संघनन नियंत्रण कैसे करेंगे, उसकी विधियों का और बताइए, तथा नियंत्रण की प्रॉक्टर निडल विधि का वर्णन कीजिए, तथा स्थलीय शुष्क घनत्व निकालने की कोर कटर तथा सैंड प्रतिस्थापन या सैंड रिप्लेसमेंट विधियों का वर्णन कीजिए। मित्रों, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चंस में पूछ ली हैं। जैसे आपको कंट्रोलिंग की विधियां बतानी है, कैसे फील्ड कंट्रोल करेंगे, उसके बाद प्रॉक्टर निडल टेस्ट के बारे में बताना है, फिर आपको कोर कटर के बारे में बताना है, फिर आपको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्र में मृदा की कुटाई किस तरह से नियंत्रित की जाती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने उसी का पार्ट दे दिया है, आप इसको भी कर सकते हैं। मृदा संहनन, सॉइल कंपैक्शन और मृदा कंसोलिडेशन या सॉइल कंसोलिडेशन में डिफरेंस बताइए। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से आप क्या समझते हैं, या किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। ठीक है, मृदा के अपरूपण सामर्थ्य में संशोधित कूलम्ब के नियम से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्रभावी प्रतिबल की महत्ता का विवेचना कीजिए। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रयोगशाली तथा स्थलीय परीक्षणों की गणना कीजिए। प्रयोगशाला में अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ड्रेन्ड अनड्रेन्ड परीक्षणों में अंतर बताइए। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण की व्यवस्था चित्र द्वारा दर्शाते हुए परीक्षण की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य पद से क्या समझते हैं तथा इस संबंध में मोहर कूलाम विफलता को सिद्धांत को समझाइए। इसमें आपको मोहर कूलाम विफलता सिद्धांत समझाना है। मृदा की कर्तन सामर्थ्य परिभाषित कीजिए। इसे प्रयोगशाला में बॉक्स शियर टेस्ट द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। सक्रिय मृदा दाब, निष्क्रिय मृदा दाब, विश्रांत दाब, प्रेशर एट रेस्ट में अंतर बताइए। उनमें से किसका सर्वाधिक मान होता है तथा किसके आधार पर प्रतिधारक दीवारों का अभिकल्पन किया जाता है। ठीक है मित्रों, यह मृदा दाब से बताना है। मृदा दाब में एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मृदा दाब के विभिन्न प्रकार बताइए तथा उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिकांशतः यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसको आप पूरा पढ़ के आप एग्जाम में 100% पेपर सॉल्व कर पाएं। मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके प्रयोग की स्थितियां बताइए। विभिन्न प्रकार के नियमों की धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए टर्जाकी समीकरण लिखें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट की। प्लेट लोड भार परीक्षण या प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट भार परीक्षण, प्लेट लोड टेस्ट की संक्षेप विधि संक्षेप में समझाइए। इसकी लाभ हानि लिखिए तथा प्लेट भार परीक्षण की लिमिटेशंस भी बताइए। पदार्थ के आधार पर, है ना, पाइल का वर्गीकरण कीजिए। मतलब आपको जो मटेरियल के आधार पर पाइल्स का क्लासिफिकेशन करना है। और लकड़ी कास्ट की पाइलों व कंक्रीट की पाइलों की विशेषताएं दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, या अभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। मृदा की धारण क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, उन परीक्षणों की सूची दीजिए जो प्रयोगशाला में प्रयोग करने होंगे, है ना, प्रयोगशाला में आप जो है यूज करेंगे, उनकी सूची दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एक स्ट्रिप फुटिंग
कि टरजाकीविद से भार क्षमता विभिन्न चिन्हों को समझाते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्ट्रिप फुटिंग पर ग्रिलेज नींव क्या होती है, सचित्र वर्णन कीजिए। किन किन परिस्थितियों में ग्रिलेज नींव उपयुक्त रहती है, इसके बारे में है। धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। मृदा अन्वेषण सॉइल एक्सप्लोरेशन के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा मृदा अन्वेषण के उद्देश्य को समझाइए। सॉइल एक्सप्लोरेशन में मैंने ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदर्श क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रतिदर्शियों के नाम बताइए। मोटी दीवार और पतली दीवार वाले प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं, उनमें भेद करने का आधार क्या है। चंक सैंपलिंग क्या होती है, इससे किस किस्म का प्रतिदर्श लिया जाता है। मृदा अन्वेषण की भूभौतिक विधियां कौन कौन सी हैं। भूकंपीय विधि का वर्णन कीजिए तथा बताइए किन किन परिस्थितियों में यह प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है आपका मित्रों ये 50 क्वेश्चन जो हैं यह आपके पेपर में मैंने विस्तृत उत्तरी दिए हैं। इन 50 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए, कोई भी विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं पेपर में। आप इनको अगर पढ़ के जाएंगे एक भी क्वेश्चन पेपर में आपका इधर से उधर छूटेगा नहीं। ठीक है। अब मैंने इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी जो क्वेश्चंस आते रहते हैं उनमें कुछ टिप्पणियों के पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक टिप्पणी को मैं पढ़ देता हूं, आप इनके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। जलोढ़ मृदा, सरोवरी मृदा, समुद्री मृदा, सरोवरी मृदा, ड्यून्स, पवनोढ़ मृदा, हिमानी, अभ्युत्थान, जलांश, रिक्तता अनुपात, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, बल्क डेंसिटी, एयर कंटेंट या वायु मात्रा, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है आपकी सघनता या अटरबर्ग लिमिट्स, आप वैसे भी बता सकते हैं लेकिन मैंने इसमें भी आपको क्लासिफाई कर दिया है स्पेशली, तो यहाँ से भी यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट है ना, और कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इनके बारे में आपको बताना है। लिक्विड लिमिट के बारे में बताना है। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति MIT वर्गीकरण पद्धति, फिर डायलाटेंसी टेस्ट है ना, वाइब्रो फ्लोटेशन जो मेथड है वो बताना है, सी फुट रोलर के बारे में बताना है, वाइब्रेटरी रोलर, एरिया रेशियो, रिकवरी रेशियो, रिसेटिंग ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल है ना, सैंपल का सीलिंग और परिरक्षण कैसे हम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा। और आपका लास्ट है इसमें मृदा अन्वेषण के परिणामों का प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, इसके बारे में आप छोटा सा कमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन का एक और टाइप आता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर दीजिए, डिफरेंसेस बताइए। तो उसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, कुछ आप जो है लॉन्ग आंसर पढ़ के भी दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आप लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे अपने आप आपको शॉर्ट आंसर का पता चल जाएगा। तो आप ये नहीं सोचिए क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आप लॉन्ग आंसर पढ़िए, उनके बाद जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़िए, जिसके आधार पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते ही ये हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि कोई भी छात्र अगर कहीं छूटा हो तो उसको एक बार ध्यान जरूर दे ले। जब बात करते हैं रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती हैं, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल क्या होती है, क्ले और सैंड में क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज्ड डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं मृदा की चरम सामर्थ्य या सुरक्षित, या यहाँ पर ये अल्टीमेट है, ये अल्टीमेट कर लीजिएगा, अल्टीमेट एंड शेप बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सैलो और डीप फाउंडेशन क्या होती है, डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होते हैं। तो मित्रों इतने क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको पेपर में दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के बहुत अच्छे से पेपर दे पाएंगे। एक बात मित्र ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाइए क्वेश्चंस पढ़िए पहले, और क्वेश्चंस को जब पढ़ के आप ये अनुमान लगाइए कि हिमांशु वर्मा ने जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें उन क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हैं जिन क्वेश्चंस में क्वेश्चन है ना, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, उस एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पार्ट के टाइप में आप देखिएगा बना दिया है, जिससे आपको ये ना लगे कि बहुत भारी लगे। क्योंकि पेपर में जब आप पढ़ते हैं प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट है, प्रॉक्टर टेस्ट है, तो प्रॉक्टर के साथ अगर निडिल है तो अगर निडिल पूछा जाता है तो आप निडिल लिखिए, प्रॉक्टर पूछा जाता है तो आप प्रॉक्टर लिखिए।
उसी तरीके से वेरिएबल हेड पूछा जाता है तो आप वेरिएबल लिखिए, कांस्टेंट हेड पूछा जाता है तो कांस्टेंट हेड लिखिए। हो सकता है मैंने क्वेश्चन दोनों में एक मिक्स कर दिया हो, जिससे आपको पढ़ने में और क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग ये करिएगा कि जब भी पेपर दीजिए और जहाँ पर भी फिगर की आपको आवश्यकता है, तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर फिगर की आवश्यकता है तो फिगर जरूर बनाइए, साफ बनाइए। पेपर में मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि उत्तर संख्या यहाँ डालें और उसके बाद क्वेश्चन जो है यहाँ से करना शुरू करें। साफ साफ लिखें, आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि अगर पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप अच्छा लाभ पा पाएंगे। ठीक है, एक और बात है मित्र कि जो सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है यह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यह कदापि नहीं चाहूँगा कि आप यह सेमेस्टर पढ़ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ के और उसके बाद इसको भूल जाइए। तो जो भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों तक यह जरूर पहुंचाएं। मित्रों एक बात और है, जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप उसको पूरा देखिए और इनकी पीडीएफ को ज्वाइन कर लेके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगी। हो सकता है वह किसी अन्य बच्चे के काम में आए तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें, है ना। हमारा काम है कि आप तक कैसे अच्छे से जो स्टडी का लाभ है वह ऑनलाइन इस कोरोना काल में पहुंचाया जा सके। जिन छात्रों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया है या जो छात्र बाहर के भी हैं पूरे यूपी में, वहाँ तक ये पहुँच जाए। तो कोरोना काल में जो पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिन छात्रों को किसी भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, उनका समाधान हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।